अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, टीएलपी के साथ हुकूमत ने जो भी मुआहिदा किया, मुआहिदा खुफिया रखा गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ टीएलपी की तरफ से, उनके कायदीन की तरफ से जो खिताब हुए, जो तकरीरें हुई हैं, वो आज भी जो तकरीरें हो रही हैं वहाँ पे, वो इस तरह की वहाँ पे बड़ी तशवीशनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। उससे तो अब इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो बढ़ती जा रही है कि ये मुआहिदा सामने आना चाहिए। अब वो फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से करारदाद पर कमेटी बनाने का मुतालबा भी कर रहे हैं, जबकि साथ रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि रास्ता वही है जो उनके वालिद उन्हें बता के गए और वो उसी रास्ते के ज़रिए अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। तो वो तो दोबारा शायद अपना जो पुराना उनका जो रास्ता है वही है, एहतजाज करना, जलाओ गिराओ करना, सड़कों पर निकल आना, सड़कें बंद कर देना। शायद वो दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं। तो अब मुआहिदे का सामने आना कितना ज़रूरी है कि जिससे बहुत सारे डाउट्स मजीद क्रिएट हो गए इनकी तकारीर से कि मुआहिदे में गवर्नमेंट ने क्या एग्री किया है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अवाम इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेजार हो चुके हैं। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो EVM के मामले पर फंसी हुई है, दीगर मामलात के ऊपर, और जो अपोजिशन है वो हुकूमत को बुरा कह रही है, हुकूमत अपोजिशन को बुरा कह रही है, लेकिन अवाम अब उनकी बातें शायद सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको दो इंटरेस्टिंग फुटेजेस दिखाऊंगा कि पेशावर के अंदर हुकूमती जलसे की भी और अपोजिशन के जलसे की भी, वहाँ अवाम ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। अब वो इन बातों से अवाम जो है वो तंग आ गए, उनके घरों पे गैस नहीं आ रही, वो बिजली के महंगे बिल भर रहे हैं, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब वो सियासी बातें सुनने को मज़ीद तैयार नहीं हैं। और नाज़रीन, हम बात करेंगे 2022 इलेक्शन का साल तो है, लेकिन कौन से इलेक्शन का। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है, इसलिए कि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ का खिताब होना है। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जिस कॉन्फ्रेंस में जजेस से शुरुआत हुई, उनके खिताबात से आखिर पे जाके एक मफरूर, अदालती मफरूर से जब आप खिताब करवाएंगे तो ये पाकिस्तान का भी मजाक है, जमहूरियत का भी मजाक है, अदलिया का भी मजाक है। तो ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और दीगर जो इस वक्त अगले हफ्ते मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर हैं स्पोक्स पर्सन कमेटी के। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बड़े बेलाग इनके तज्ज़िये और तबसरे होते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपको ज़रा हम लेके चल रहे हैं उस खबर की तरफ, उस इशू की तरफ जो कि मेरी नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, चूँकि गवर्नमेंट ने ये समझ कर, ये सोच कर TLP के साथ तमाम इनकी शराइत मान ली, तस्लीम कर ली कि आइंदा के लिए वो किसी किस्म का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर भी उनकी जो ज़िद थी वो शायद उससे पीछे हट गए हैं, लेकिन जो तकरीरें वहाँ पे हो रही हैं वो बड़ी ही हैरानकुन हैं और अफसोसनाक भी हैं। हुकूमती सेनेटर्स जो हैं वो जाके फूल पेश कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हम इस मामले को। तो पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि साद रिजवी ने बताया कि उनका रास्ता अब क्या होगा, उनकी मंजिल क्या है, उनका रास्ता क्या है, ज़रा सुन लें। सुबह भी नहीं हो रही है, शाम भी नहीं हो रही है। किस हवाले से सुबह हो रही है कि सुबह कलदम हो रहे हैं, शाम को गैर कलदम हो रहे हैं। ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उधर गए, रात थी, इधर आए सुबह है, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे सुबह होगी। हमने आगे चलना है, रास्ता नहीं बदलना है। मंजिल तो दूर की बात, रास्ता भी नहीं बदलना। उन कमजोरों को कहना चाहता हूं, जिसकी फिक्र कमजोर हो, जिसका नजरिया कमजोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो क्या है। जनाबे ताजे वाला आपका बेतलमों से फटा पड़ा है। मैं ताज वाले से बात कर रहा हूं, आप समझते हैं ना ताज वाला। वो कहते हैं ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। अच्छा नाज़रीन, बड़ी बात हुई कि फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर TLP पीछे हट गई है। उस पर भी जो TLP के MPA हैं सिंध में, उनका नाम है जनाब अल्लामा कासिम फ़खरी साहब, वो अपने उस मुतालबे पे अभी भी कायम है TLP। ज़रा उनका मुतालबा भी सुन लें। मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ कि आसान सी बात है, तुम अक्सरियत में हो, अपोजिशन साथ दे या न दे, तुम करारदाद पेश कर दो और मंजूर करवा दो। पूछा जाए ये कैसे होगा, मैंने कहा ये कलभूषण कैसे हो गया। अब इस करारदाद को भी लाया जाए और पूरी असेंबली उसको पास करे। अपोजिशन साथ दे या न दे, ये बिल्कुल आसानी से करारदाद पास हो जाएगा। आगे वो ये भी कह रहे थे कि कमेटी बना दी जाए अपोजिशन की, गवर्नमेंट की इस मामले पे मजीद अमल दरामद के लिए। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या लग रहा है आपको, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? हमने आर्जी सोल्यूशन हमेशा की तरह तो एक फिल वक्त निकाल लिया, रास्ते जाके खुल जाएं, लेकिन ये मसला तो मुस्तकिल रहेगा हमारे सरों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
समर याद रख लें, मैंने तो सहाफत में एक चीज सीखी है, जब कानून कमजोर हो, कानून लाचार हो, ताकतवर के घर की रखेल हो, तो लोग उसे तोड़ते हैं, उसकी रिट कायम नहीं रह सकती। रिट कायम करने के लिए हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी, कानून पर इम्प्लीमेंटेशन, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होना जरूरी है। अभी मोहतरम साद रिजवी साहब का मैंने सुना, देखिए मेरी अपनी राय है, उस वक्त जब ये वजीराबाद पहुंचे थे तो मैंने उस वक्त भी कहा था, इस वक्त अगर ऑपरेशन करेंगे तो सैकड़े जानो जाएंगी, चाहे वो पुलिस की हो या तरीके लब्बैक की, खून तो पाकिस्तानियों का है। लेकिन आज भी मैं ये कह रहा हूँ, ये किस मजहब में लिखा है, कोई आशिक रसूल तो किसी को बद्दुआ नहीं देता। पत्थर मारना तो दरकिनार, किसी की गाड़ी जराए ब्लाक को तोड़ना तो दरकिनार, कानून तोड़ना तो दरकिनार। वो तो अल्लाह हुक्म देता है कि आप रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर एक तरफ रख दो तो तुम्हारी नेकी लिखी जाएगी कि किसी और को उससे ठोकर ना लग जाए। तो हुकूमत को इस तकरीर सुनने के बाद, मैंने इससे पहले बिल्कुल नहीं सुनी थी, मेरा ख्याल है मुकम्मल एग्रीमेंट जो हुआ है मनोअन उस पर अमल दरामद हो चुका है। बिल्कुल मेरे मेरे ख्याल में नाहली इस हुकूमत की है, नाहली। जो वजीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, कोई अहल फैसला कर ही नहीं सकते। एक तो उनकी नाकामी के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यकीन दहानी कराई थी ये लाहौर से नहीं निकलेंगे, ये चले गए। इन्होंने रेंजर को बुलाया, रेंजर ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक सेकंड का, दोनों काबिल एहतराम मेरे सदाकत बुहारी। जी जी बिल्कुल, आप बात करें भट्टी साहब, खुल के बात करें। देखिए पुलिस के पास किसी मॉब को रोकने के लिए ना सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे पहले वो शेलिंग करते हैं, फिर शेलिंग की इंतहा कर देते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप होता है लाठी चार्ज साथ करना, लाठी चार्ज की भी इंतहा हो गई। तीसरा शेल होता है, फिर तीसरा स्टेप होता है गोली चलाना। फौज कभी, मैंने अपने जिंदगी में हजारों प्रोटेस्ट कवर किए हैं, उनकी कोशिश होती है अपनी आवाम पे गोली नहीं चलाते। इन नहलों की वजह से, इस नाहल पुलिस की वजह से, नाहल वजीर आला की वजह से वो वजीराबाद तक गए, 8-10 लोग वो पुलिस के शहीद हुए, इनके भी जहां बहक हुए, रेंजर ने गोली चलाना छोड़ दी, इन्हें सेटबैक आना पड़ा। अब मुझे बता दें, ये 15 या 20 दिन लाहौर से लेके, जी जब लाहौर में जुलूस था, जिला कचहरी में देखने चले गया तो इस्लाम पिंडी तक रास्ते बंद थे। लेकिन भट्टी साहब मुझे ये बताएं, वो तो मुझे ये बताएं, ये जो सारा वाकया हुआ उसके बाद पुलिस वालों को मरूद इल्जाम ठहराया गया, उनके तबादले किए गए कि आप लोग बेहतर अंदाज में रोक नहीं सके, अपने फराइज अंजाम नहीं दिए। वो पुलिस वाला क्या आइंदा किसी भी हुकूमती ओहदेदार के कहने पे, हुकूमत के कहने पे वो अपनी जान देगा, जाके खड़ा होगा गोलियों के सामने, कि जब एक तरफ पुलिस वालों की लाशें जो हैं वो उनके अभी तक कफन मैले नहीं हुए, और यहाँ पे हुकूमत जिससे उनकी उम्मीदें हैं, हुकूमती सेनेटर फूल ले जाके उन्हीं को पेश करते हैं कि जिनके लोगों ने मारा डंडों से तशद्दुद करके पुलिस वालों को। अच्छा, मैं समझ यही कह रहा हूं, ये नाहली हुकूमत की थी, पुलिस अफसर के तबादलों की तो रीजन नहीं मुझे नहीं समझ आई। अल्लाह जानता है 1% समझ नहीं आई। मैंने सानिया माराटोन का आई विटनेस हूं, जब नहिते लोगों को दरूद शरीफ पढ़ते हुए गोलियां मारी गई, आई विटनेस हूं। ओ भाई, ये तबादला तुम्हारे सीएम के नाहली और नलायकी की वजह से हुआ, बकौल हमजा शहबाज के कि वो ओपन पैसे लेते हैं। ओ मेरे भाई, आपने 7 IG चेंज कर दिए, 9 कमो बेशतर चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, हालात तो उससे बदतर है। आप ये बताएं कि यही मुआहदा करना था पूरा, तो 20 दिन लोगों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? सबर आप खुद बताएं। ऐसे ही है। और रास्ते से गुजरे मेरा भाई, और बिल्कुल अब तो भट्टी साहब यही मुतालबत मानने थे। ऐसे ही है। मुझे तो अब तजस्सुस हो रहा है, तशवीश पैदा होगी मेरे अंदर के ये मुआहिदा है क्या, वो सामने आना चाहिए। तो ये निहाल हाशमी साहब से भी रह जाते हैं। निहाल हाशमी साहब, आप भी डिमांड करेंगे गवर्नमेंट पे, कोई दबाव डालेंगे, वो मुआहिदा सामने आए। मुआहिदे के अंदर ऐसा क्या है कि आज तो वो तकरीरों में दोबारा फ्रांसीसी सफीर की बात भी कर रहे हैं, वो दोबारा से अपने पुराना रास्ता जो उनका है, वो सबको पता है कि सड़कों पर आना, गवर्नमेंट को दबाव में लाना, वो उस रास्ते को दोबारा इख्तियार करने की बात भी कर रहे हैं। वो मुआहिदा सामने आ पाएगा, लग रहा है आपको, और आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, जिस दिन ये मुआहदा हुआ था और अमन की बात हुई, सद बिस्मिल्लाह हमने कहा अच्छी बात है, मुल्क में खून बहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमारा दीन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। पुलिस के लोग हों, सिविलियंस हों, सब हमारे भाई हैं। मगर हमने उसी दिन मुतालबा कर दिया था कि आप कौम को एतमाद में लें।
कि आपने किन शराइत पे मुआहदा किया है। कहीं आपके साथ तो ज़्यादती नहीं हो गई, कहीं आपने उनके साथ तो मुआहदा होना चाहिए उसूल के बुनियाद पे, हक़ के बुनियाद पे। मैं समझता हूँ कि समर, आज अगर आप फवाद चौधरी साहब को ले लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो मुआहदे वाले से पहले भी उनके जो बातें थीं और जो मुआहदा के बाद उनकी बातें थीं और जो आज उनकी बातें हैं वो सारा वो बेहतर क्यों सिर्फ फवाद चौधरी के तौर पे नहीं, वो वजीर इत्तलात हैं जो कंबाइंड डिसीजन होता है। सर वो तो कह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब तो अपनी बेबसी का इजहार कर चुके हैं, रियासत की बेबसी का इजहार कर चुके हैं, गवर्नमेंट की बेबसी का इजहार कर चुके हैं। हालांकि ताकतवर सबसे हुकूमत और रियासत ही होती है, क्योंकि वो कह चुके वो ये कह चुके हैं, अपनी बेबसी का इजहार कर चुके हैं कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते, तैयार ही नहीं अभी पाकिस्तान हमारी रियासत इसके लिए। जरा सुन लें आप फवाद चौधरी साहब इस बारे में क्या कह चुके हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। जी जनाब, आपने सुन लिया आजमी साहब, वो तो कह रहे हैं कि रियासत अभी तैयार ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। समर भाई मैंने सुन लिया। समर भाई, रियासत अलग चीज़ है, हुकूमत अलग चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म थे तो रियासत के साथ मिलकर हुकूमत ने एक तहिया किया APS के स्कूल के वाक़े के बाद, या फिर आपने देखा होगा जब 2008 में रियासत ने फैसला किया सवात ऑपरेशन का, या आपने देखा होगा जब कई ऐसे मौक़े आए जब रियासत ये फैसला करती है कि हमने रूल ऑफ लॉ को इस्टब्लिश करना है और उसकी जो पॉलिटिकल जो उसकी डायनेमिक्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट उस पर खड़े होते हैं, तो फिर यकीनन रूल ऑफ लॉ है प्रिवेल कर जाता है। यहाँ ये चूचू का मुरब्बा तो वो जो नहीं पहले कहा कि अभी आप 2 मिनट पहले अभी आप ही हाजी साहब कह रहे थे कि बेहतर हुआ खून नहीं बहा, रुक गया, ये सारा फसाद नहीं हुआ किसी किस्म का। अभी आप अप्रिशिएट कर रहे थे उस चीज को, दोबारा अपने बयान को आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इनके कैबिनेट का क्या फैसला था? बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी के प्लेटफॉर्म से आई थी प्रेस रिलीज। बिल्कुल कैबिनेट की बात करो, नहीं झुकेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं जी, फवाद साहब ने जो कहा था कि हिंदुस्तानी एजेंट है, ये रॉ से इनकी फंडिंग होती है, हमने बहुत सारे इनके कनेक्शंस पकड़े हैं और हम दहशतगर्दों का, तो ये उनसे पूछा जाए, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, आइन और कानून के तहत आप चलाते हैं। इस मामले को आप पार्लियामेंट में लेके क्यों नहीं आए? जो मुंतखब नुमाइंदे उसके सामने पेश करते, कम से कम TLP वाले धड़ल्ले से तो कह रहे हैं कि आप मामलात को पार्लियामेंट के पास पेश करें। मैं समझता हूं कि ये मामलात पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए। ठीक है सदाकत अली अब्बासी साहब, अब ये माहिदा मेरे ख्याल से आपको ले ही आना चाहिए सामने। बहुत सारे जो है वो डाउट इस पर क्रिएट हो गया है उनकी तकारीर सुनने के बाद। वो तो कोई और ही बात कर रहे हैं, सामने आके हमारी गवर्नमेंट ने कुछ और बात की थी, वो तो गवर्नमेंट की कमजोरी का मजाक भी उड़ा रहे थे अपनी तकरीरों के अंदर। माहिदा कब सामने लाएंगे आप जो आपने TLP के साथ किया है? जी समर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। समर साहब, इस बात के 2 पहलू हैं और 2 तरह की सोचें प्रिवेल कर रही हैं मुल्क में। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मज़हब के नाम पे तशद्दुद करता है तो उसको तो बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए, और वो आइनी हाथ और इस तरह की बातें और इनको क्रश करना, ये बातें भी होती हैं इसी मुआशरे में। और दूसरी तरफ ये है कि लोग समझते हैं कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो गलत भी है और वो गलत भी जा रही है, उसके साथ लाखों लोग ऐसे होते हैं जो किसी और वजह से अटैच हो जाते हैं, जो बेचारे मासूम होते हैं, उनकी दीन से लगाओ, नबी पाक के नाम से लगाओ या किसी नज़रिए से लगाओ की वजह से वो उसके साथ होते हैं। लिहाजा रियासत जो है वो जब फैसला करती है, और रियासत में ज़ाहिर हुकूमत भी होती है और बहुत सारी और भी फोर्सेस होती हैं जो जिसमें पार्लियामेंट भी होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी होती है, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी होती है, मीडिया भी होता है, आपकी जुडिशरी भी होती है। वो ये फैसला करते हैं कि अगर कहीं कोई गलती पे भी है तो उसको गलती, उसका इलाज गोली या उसका इलाज लाठी या उसका इलाज टीयर गैस नहीं है। लेकिन रियासत अपनी कमजोरी को तस्लीम नहीं करती, अया नहीं करती लोगों के सामने। जब अया करेंगे फिर 10 लोग और उठ के खड़े होंगे कि हमारे मुतालबात भी माने, और TLP के बाद लोगों ने मुतालबात सामने लाना शुरू कर दी। कई करदम तंजीमों की तरफ से मुतालबात सामने आना शुरू हो गए कि भाई हमें भी अनबैन करें। फवाद चौधरी साहब का यह कहना कि रियासत कमजोर अभी तैयार नहीं है, इसके लिए कमजोरी का इजहार क्यों किया जा रहा है? जी आप तीनों ने बात की है, मुझे मेरी सिर्फ बात मुकम्मल करने दें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दूसरा जो तबका है वो समझता है कि नहीं जी, अगर कहीं लोग कोई मिसगाइड हुए तो उनको खुदा न खास्ता कत्ल करके और वो करके ना किया जाए। मैंने 2 मिसालें दी, एक लाल मस्जिद की मिसाल दी मुशर्रफ की,
और एक जो शहबाज शरीफ ने जुल्म किया था यहाँ मॉडल टाउन में, लोगों को कत्ल कर दिया था, और वो आज तक वो हमें डरावना ख्वाब लगता है। और जाहिर है ये तो है ही इसी किस्म के कि ये तो अपनी सियासत के लिए। सर मेरा सिंपल सा सवाल है, मुआहिदा कब पब्लिक होगा? हमारे पास सामने रखते हुए आप इसका भले सुन लेना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, आप भले इस पर तनकीद करें, लेकिन हम समझते हैं कि ये बहुत आइडियल बात नहीं है। लेकिन इंसानों की जान बचाने के लिए बड़े से बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना, मैं नहीं समझता कि उसको मैं शिकस्त समझता हूँ रियासत की। वो पाकिस्तानी थे दोनों तरफ, जैसे भट्टी साहब ने कहा, और उन पाकिस्तानियों को फिल वक्त बचाने का इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हाँ, ये आपकी बात है कि लोगों का हक है कि उनको मुआहदा बताया जाए, लेकिन मुआहदात की भी कुछ शिकें होती हैं, और वो जब शिकें पूरी होगी, क्योंकि मकसद जो बड़ा मकसद था वो हासिल हो गया, और दूसरा छोटा मकसद ये है, उससे कम अहम मकसद। सर आपको मुआहदे का इल्म है? आपको सदाकत साहब मुआहदे का इल्म है? फिक्र ना करें, आपको मुआहदे का इल्म है कि क्या मुआहदा हुआ था? आप गवर्नमेंट की स्पोक्सपर्सन कमेटी का हिस्सा है, चंद लोगों को है। इमरान खान साहब को है इल्म इसका? मुआहदे के बारे में खान साहब को इल्म है इस मुआहदे का? सुन लेना, आपने सवाल कर दिया, जवाब नहीं, मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे ना, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुआहदे के बारे में इल्म है या उन्हें लाइन रखा गया है? जो आप दो जर्नलिस्ट को और तीसरे सियासी मेरे भाई को पूरा हक है कि जो आप अपनी राय कायम करें, उस पर आप हंस भी लें, मजाक भी उड़ा लें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आपके अपने फैसल बाउडा साहब कह चुके हैं सर, पब्लिक नहीं करना। फैसल बाउडा साहब ये कह चुके हैं कि पहला जो मुआहदा हुआ था उससे खान साहब ला इल्म थे, खान साहब को इल्म रखा गया था। मैं तो उस माजी की प्रैक्टिस को देखते हुए पूछ रहा हूं कि क्या खान साहब को मुआहदे का इल्म है या नहीं है? भट्टी साहब को सुना था कि फटाफट मुआहदा करें, सख्ती ना करें, तो मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली जाने नहीं बची, बाकी चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। आपका सवाल ठीक है, मुनासिब वक्त पे इसका जवाब आ जाएगा। भट्टी साहब, आपने ये वाली बात नहीं सुनी कि मुआहदा पब्लिक करना चाहिए, गवर्नमेंट को फौरी तौर पर आप सामने आना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल ठीक है, भट्टी साहब का जवाब, लेकिन उसके लिए मुनासिब वक्त है। मुआहदे के अंदर भी एक मुआहदा होता है कि ये मुआहदा कब पब्लिक होगा। ये वाली जो डिमांड थी भट्टी साहब, मेरे ख्याल से टीएलपी की डिमांड थी या गवर्नमेंट की डिमांड थी? यानी फरमाइश किसकी थी? ख्वाहिश मेरे से गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि मुआहदा सामने ना आए। अब हमें तो बतौर अवाम, बतौर पाकिस्तानी ये तशवीश होने लग गई है कि आपने पता नहीं क्या उनके साथ एग्री कर लिया कि ये मुआहदा जो आप पब्लिक करने का नहीं, आप कह रहे कि पब्लिक नहीं होना चाहिए। ये भट्टी साहब, जो उनके बयान से तो लग रहा है कि गवर्नमेंट काफी कुछ एग्री कर चुकी है। पाकिस्तान का मुआहदा है, पाकिस्तानियों के लिए कुछ बेहतरी होगी, अमन के लिए ये बेहतर है। वो तो दोबारा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की बात कर रहे हैं, आ जाएगा। आप इस पे कम अज कम ये खुश हो कि हमने शहबाज शरीफ वाला काम नहीं किया, हमने बगैर देखे मुआहदे के बारे में आप उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि बेहतरी होगा। जी भट्टी साहब, मुआहदा सदाकत साहब को भी नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन मुझे तो यह है कि खान साहब को पता नहीं बताया गया कि नहीं। अच्छा, दरअसल मुआहदा मुझे तो पता है, मैं आपको प्रोग्राम के बाद इस शर्त पे सेंड करूंगा कि आप उसे नशर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है। गुजारिश ये है कि मैं उस वक्त आज भी हूं कि इसको खून खराबा नहीं होना चाहिए था, उसमें 4-5 थे, कलंदम जीत ख़त्म की जाए, साद रिजवी को रिहा किया जाए और इन्हें सियासत की इजाज़त होगी, और ये बिला वजह रुकावटें जलसे जुलूस नहीं करेंगे। लेकिन इसको आप इस कमिटमेंट में भेजूंगा उसकी कापी कि आप इसको टीवी पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के पास उसकी कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है, जुबान। दूसरी बात, सर ऐसी कौन सी शिका भट्टी साहब जो अभी तक अमल दरामद इस पे नहीं हुआ? ऐसी कौन सी शिका है? नहीं, सारी मान ली गई अब तक। कोई ऐसी शिक नहीं, मेरी समझ से बाहर है। गवर्नमेंट उसे क्यों नहीं कर रही? उसमें रुकने वाली कोई बात मुझे बताएं। जब इफ्तिखार चौधरी नामी आदमी ने, जिसने इस मुल्क की अदलिया को तबाह किया, एक इशारे पर, उसके कहने पे, उसका मैं भी 87 दिन जुलूस निकालता रहा, सही, मैं भी हिस्सा था। नवाज शरीफ अब घर में छुपे रहे, मॉडल टाउन 180H। बुकला ने लॉन्ग मार्च करना था, सुबह 7 बजे शेलिंग शुरू हो गई लाहौर हाई कोर्ट में। पहला शेल पिरा, मैं गिरा, 15 मिनट में होश रहा। फिर 3 बजे ताकत और हल्कों ने इंटरफेरेंस की और कहा टीवी पे ये खबरें हमने चलाई कि जनाब अब मुजाहिरीन को रोका नहीं जाएगा। फिर ये जुलूस लेके गए तो पिंडी गुजरांवाले तक पहुंचे थे तो मुआहदा हो गया कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली। अब मुझे बताएं, आज जो ये बातें करें उन्हें बताएं उस वक्त ये मुआहदा किसने किया था? वो तो आसफ अली जरदारी तो बहाल ही नहीं करना चाहते थे।
इनके ना छेड़ा करे, माजी है हर एक का। लेकिन भट्टी साहब चले वो सब मसलियत के तहत हो गया, वो सब मसलियत के तहत भट्टी साहब हो गया, भट्टी साहब वो सब मसलियत के तहत हो गया, आपने जाने बचाने थी, आपने मुआहदा कर लिया। लेकिन जब हुकूमती सेनेटर, वो हुकूमत के जिससे वो पुलिस वाले जो शहीद हुए इनके तशद्दुद से, वो इस हुकूमत से उम्मीदें लगाए बैठे कि ये हुकूमत उन्हें इंसाफ दिलाएगी, ये हुकूमत के नुमाइंदे जाके जब उन्हें फूल पेश करेंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरा होगा, उन पुलिस वालों पे क्या गुजरेगी, उनके जो लवाकिन है, बुरसा है। समर में आज भी कह रहा हूं, एहतजाज हमेशा जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी के खिलाफ होता है। जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो तो वो क्राइम बन जाता है। किसी पर पत्थर मारना, लाठी मारना, किसी नाहक इंसान की जानो माल को नुकसान पहुंचाना क्राइम है। मेरी समझ से मुझे नहीं लगता कि उस बात में कोई बात छुपाने वाली है जो मुआहदा है। अब ये हक में वक्त है, ये जंगल के बादशाह बच्चा दे या अंडा दे, या अंडे में से बच्चा दे या बच्चे में से अंडा दे, इन्हें कौन रोक सकता है? इमरान खान सब तो वैसे ही अकले कुल है, जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला रख के कहते हैं कि पंजाब में तरक्की हो रही है। मैं और आप सवाल उठा सकते हैं, मुआहदा सामने आना चाहिए। ये मेरा भी बीइंग ए पाकिस्तानी राइट है, अपने सोर्स से मैंने लिया नहीं लिया अलग बात है, उधर लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल, चलें एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर बड़े अहम मामला हैं उन पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल में उलझे हुए हैं। महंगाई है, बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अशिया खुर्दनोश महंगी, गैस नायाब होती जा रही है, सर्दियाँ जो ही आई है गैस जो है वो उसकी किल्लत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लोग बड़े परेशान हैं। और लकड़ियाँ, तो गैस का मुतबादल लोगों ने लकड़ियाँ ख़रीदनी थी, वो भी उनकी जो फ़ीमन है वो 600 रुपये से 950 रुपये पर चली गई है कीमत उनकी भी, वो भी महंगी हो गई है। अवाम जाए तो जाए कहाँ जाए? ऐसे में ज़ाहिर है पहली एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनके मसाइल हल करेगी, दूसरी होती है अपोजिशन से कि अपोजिशन उनके इस दुख दर्द में उनकी कोई आवाज़ बनेगी, आवाज़ उठाएगी। लेकिन दोनों अपने अपने मसाइल में उलझे हैं। गवर्नमेंट आजकल जो है वो पूरा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पे कि EVM जो है वो तकदीर बदलेगी मुल्क की, जबकि अपोजिशन है वो गवर्नमेंट की इन मामलात पे अपने उलझी हुई है। तो इसलिए अवाम जो है अब वो दोनों से बेजार आ चुके हैं लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले ज़रा कि एक हुकूमत ने जलसा किया था 7 तारीख को पेशावर में, जिसमें CM KP के आए थे। तो ये फुटेज आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जो इस फुटेज पे आप देखेंगे कि कोई आपको खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं पीछे। लोग नहीं आए, लोगों ने शिरकत नहीं की, वो बेजार आ गए। आपको अब अपोजिशन का दिखाते हैं जो PDM ने किया महंगाई के मामले पर, वहाँ पर जाके एहतजाज किया, उस पर लोग कितने निकले वो भी फुटेज आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। अभी आप देखेंगे कि PDM के एहतजाज में भी लोगों ने इतना उसको वेलकम नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ खाना पूरी हो रही है, ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है, अमलन कोई आवाम के इशूज़ जो हैं वो उन पे कोई भी सीरियसली काम नहीं कर रहा। तो जनाब इस पर क्या कहेंगे आप निहाल हाशमी साहब? ये आवाम का जो है इस वक्त वो बेजार हैं, गवर्नमेंट से भी तो साथ अपोजिशन से भी, कि कोई उनके मसाइल हल करने की बात नहीं कर रहा। सबको एक को EVM की पड़ी है, दूसरे को अपने अपोजिशन के मामलात की पड़ी है। जी मेरे बड़े मोहतरम हैं आरिफ भट्टी साहब, उनके एक सवाल का मैं तारीख़ का तालिब इल्म सही कर दूँ हिस्सा। जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था 2009 में, तो मैं उस रात लाहौर में था और हम 10 बजे H180 मॉडल टाउन पहुंच गए थे। मेरे साथ खालिद मुमताज़, नाहिद अफजाल, बड़े सारे वकला थे। और नवाज शरीफ नहीं छुपा हुआ था एतजाज़ अहसन और इमरान खान, और शायद होंगे भट्टी साहब, मगर कैमरे ने जो दिखाया वो नवाज शरीफ के घर पे 10 बजे से दिखाया, वो किस तरह से जद्दोजहद करते, किस तरह से टीयर गैसिंग हो रही थी। मैंने भी कुछ ऐड करना है, आप ये ना करें। और नवाज शरीफ की काविशों और कोशिशों से, मुझे भी कोशिशों से समर इस बात पे गवाही आ गई है। लो जी भट्टी साहब, ये कामयाब हुआ था। वो जो वकला और आदाद अदलिया जो है वो नवाज शरीफ की जद्दोजहद की मरहून मिन्नत है। नवाज शरीफ ने कहा था कि घर पे कह रहे हैं छुपे हुए थे जी। अब रह गया आपने जो बात की जी, वो अब ये साहब भी है, ये अब मैं क्या कहूँ इनको, मुझे तो ये नजर नहीं आया, मगर मैंने नजर से पाकिस्तान, मैं जरा सदाकत साहब की गवाही भी, उसके घर को, उसके कारकुनों को, वकीलों को, मगर कहीं पे इमरान खान और एतजाज नजर नहीं है। हाँ, इमरान नजर आए दीवार तड़प के भागते हुए। अब रह गया जो आपने अच्छा नहीं, जरा इस चैप्टर को क्लोज कर ले, जरा इस चैप्टर को जरा क्लोज कर ले, जरा हाशमी साहब 10 सेकंड का इंटरवल, इस चैप्टर को क्लोज करें। गवाही जरा सदाकत साहब भी देना चाह रहे हैं कोई। जी सदाकत साहब, आप क्या गवाही देना चाह रहे हैं इस पे, जरा अपनी गवाही दे दें। जी मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में ये गवाही देता हूँ
कि मैं सैफुल्लाह न्याजी, जनाब आमिर कियानी, जाहिद काज़मी और इमरान खान साहब रावलपिंडी कचहरी के पीछे, हाई कोर्ट के पीछे गुलिस्तान कॉलोनी है, जहां हम रात को वहां पे वेट कर रहे थे कि सुबह सवेरे अगर नवाज शरीफ यहां पहुंचते हैं तो ये जिम्मेदारी लगी थी कि नवाज शरीफ लाहौर से आएंगे और इमरान खान अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से निकलेंगे। लेकिन ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये मेरे भाई जो है यहाँ भी झूठ बोलने से इन्होंने वो एतराज़ नहीं किया, हालांकि हमारे से ये तय हुआ था कि इमरान खान को ज्वाइन करना था लाहौर से और एतजाज हसन को, तो यार इमरान खान लाहौर से पिंडी भाग गया। गलत गलत, बिल्कुल गलत। इमरान खान लाहौर से पिंडी भाग गया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो दीवार पे टपने की तस्वीर है भाई, दीवार टपने की तस्वीर है। ये मर्द मुजाहिद शेर, और जो ये शेर था ये नवाज शरीफ था। और यार वो कोई और दौर था भाई, अल्लाह के वास्ते रिकॉर्ड को ठीक करो, वो कोई और बात थी। आप बात करते हैं, आपकी तस्वीर हमने नहीं, हमने झंडे देखे, झंडे जो आपने कहा हमारी झंडे उठा के ले गई है। मैं जरा शेर पे भी लेके आता हूँ। चले इसको वाइंड अप करते हैं, जरा इसको वाइंड अप करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, जरा अवामी बात करते हैं। अवाम जो है वो मुझ पे भी नाराज हो जाएंगे, अवाम मुझ पे भी नाराज हो जाएंगे इस मामले पे कि हम उनकी बात नहीं कर रहे, कहीं और लेके मामले को। भट्टी साहब क्विकली इस पे आप कर लें। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें पूरी सुने, अवाम हमारे साथ है। ये एक नैरेटिव गवर्नमेंट बना रही है और मीडिया में भी थ्रो कर रही है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है। ऑपोजिशन आज भी पेशावर में थी, ऑपोजिशन छोटे छोटे महंगाई मार्च 200 बंदों को लेके आप कर रहे हैं। फजलुर रहमान मुतहरिक है, उनसे असर नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुतहरिक है, शाहिद खाकान, हम मुतहरिक हैं। मुझे तो अभी तक किसी भी आपके महंगाई मार्च में ना मरियम नवाज साहब नजर आई है, ना शहबाज शरीफ साहब नजर आए, ना मरियम से बाहर है, सिराजुल हक साहब मुतहरिक है। तो अपोजिशन अपना किरदार, और हमारा काम नहीं है सस्ती चीजें देना, नौकरी देना, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल, आटा, चीनी, दवाई, हमारा काम नहीं है, हुकूमत का काम है। हम रोज उनको ये आपने ये जो शुरू किया महंगाई मार्च 200 बंदों का, उससे तो गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ा था। ठीक है, चले 200 नहीं है, ये तो आपकी एंगलिंग वाले। देखिए किसी ने सर अभी आपने फुटेज दिखाई है, गवर्नमेंट की भी दिखाई है, आपकी भी दिखाई है, लाखों का मजमा है, वो भी तो है ना भाई। 200 नहीं है जी। सदाकत साहब कितने बंदे थे जी? चले जी, लग पता जाएगा जब लॉन्ग मार्च पहुंचेगा कितने लोग थे। सुने यार सर, अगर इस तरह के जलसे हो रहे हैं आपके तो लॉन्ग मार्च भी ऐसा ही होगा। कितनी लंबी तकरीर करनी है आपने? जी सदाकत साहब, यार ये क्या बात कर रहे हैं समर, ये बेचारे डिस्क्रेडिटेड बेवकूफ़ लोग, महंगाई, चोरी चकारी, कर्जे और करप्शन के से अटे हुए, पाकिस्तान को गरीब करने वाले, खुद लंदन के उन महलों में ठहरे हुए हैं जिनको ये कभी कहते थे हमारे हैं ही नहीं। बेटी कहती है लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बेटा कहता है, ये सुन लेना यार, बात सुने, बेटा कह रहा है कि हम यहाँ किराए पे रहते हैं, दूसरा बेटा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, अब्बा जी आके कतरी खात पकड़ाते हैं। और सदाकत साहब सदाकत साहब आवाम का बताएं, आवाम आपके जलसों में भी नहीं आ रहे, आपके सीएम के जलसे में नहीं आए, केपी के अंदर लोग वहां पे पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लियाकत खट्टक और बाकी उनके भतीजे वगैरह सारे, लगता है तब्दीली से बेजार आ गए केपी के लोग। आपको वीडियो भेजता हूं उस जलसे की भी, मेरी बात सुने। अगर पीडीएम की 11 जमातें 1100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकती पेशावर में, तो अब देखिए क्या हाल होगा। इनको वो दिखाएं जब ये हुकूमत में थे और इमरान खान निकलते थे तो किस तरह लाखों लोग सड़कों पे थे। वो होती है जेन्युइन ऑपोजिशन और ये है चोर ऑपोजिशन। होता था इस ऑपोजिशन को हर आदमी भी समझता है कि ये चोर हैं। पाकिस्तान की बुराइयों की वजह ये है, इनके पीछे कौन निकलेगा? सर ईवीएम के मामले पे भी जरूर आप करें, लेकिन आजकल तो आपका सारा फोकस ईवीएम पे लगा हुआ है। महंगाई का मामला आप भूल ही गए, 18% पे चली गई है जो जरूरी अशिया की महंगाई, और डबल डिजिट पे जाने वाली महंगाई, उस तरफ तवज्जो ज्यादा दें। आवाम के मसले वो है, अगर आपने वो ठीक कर लिए तो आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप जीत जाएंगे। लेकिन ईवीएम लाए कुछ भी लाए, अगर अवामी मसाइल हल ना किए तो फिर अगले इलेक्शन में आपका जो है ना वो हाल लोगों ने बड़ा बुरा करना है। भट्टी साहब ओवर टू यू, काफी ज्यादा गवाहियां आ गई हैं, शातें आ गई हैं, जो आपने बात की थी आपके आर्गुमेंट के वाले से जरा आप उस पे तो सुनो ना, ये समर आपने सवाल किया, जवाब जरा सुन लो। अच्छा मुझे 10 सेकंड 10 सेकंड दें, 10 सेकंड चले सदाकत साहब को देते हैं, किसी के दोनों के बारे में चले उनके 10 सेकंड सुन लेते हैं जरा सदाकत साहब के जरा। भट्टी साहब आपके कैबिनेट में सारे आटा चोर बैठे हैं, सस्ताई कैसे होगी? चले जरा सुनिए हाशमी साहब, जरा सदाकत साहब का 10 सेकंड का आर्गुमेंट सुन ले जरा, 10 सेकंड जरा बर्दाश्त कर ले, जरा उनका आर्गुमेंट 10 सेकंड का सुन ले जरा। जी सदाकत साहब
बिल्कुल अच्छा, महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसको ठीक करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। नंबर दो भट्टी साहब 10 सेकंड हमें अगर 3 साल में किसी चीज ने रुकावट डाली है तो वो इनका ख्याल था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए और इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया या रुकावटें डाली। चले आज अब हम इंशाल्लाह वो निजाम लेके आएंगे कि चोरों को इलेक्शन पे इल्जाम लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा। चले आपका पूरा हो गया आर्गुमेंट जरा जी भट्टी साहब, चले उनका आर्गुमेंट पूरा हो गया। चले आपका हो गया आर्गुमेंट, आ गया आपका आर्गुमेंट आ गया सर, आपका आर्गुमेंट आ गया जी भट्टी साहब बिस्मिल्लाह। अच्छा समर साहब, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है, दोनों का काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना, इनका हक है। आरिफ हमीद भट्टी और समर किसी एक जमात को डिफेंड करने के लिए टीवी पे नहीं बैठता, साफी की प्रॉब्लम है। बिल्कुल निहाल हाशमी साहब ने मेरा नाम लिया और कहा कि अपने शेरे बबर मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, एक तो जब इफ्तिखार चौधरी को नाअहल किया गया था, नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए थे एग्रीमेंट करके, ये चैलेंज दे रहा हूं, इस पे 1001 प्रोग्राम कीजिएगा। उस दिन नवाज शरीफ मुल्क में नहीं थे, मोहतरमा शहीद बेनजीर भट्टो भी पाकिस्तान में नहीं थी, वकला और सहाफ़ियों ने मूवमेंट जारी की। 2 दफा ये जिसम खून आलूद हुआ, खून आलूद 87 डेज, जिसमें नवाज शरीफ भी पीछे आए, बाद में जब आए ये पाकिस्तान, ये तो बहुत बाद में आया है, ये तो असल मारे हमने खा ली थी। और दूसरी बात ये माल्टोल की कह रहे हैं, अगर 1 बजे तक मॉडल टाउन से नवाज शरीफ घर से निकले थे अपने काफले के हमरा, तो जो चोर की सजा आरिफ हमीद भट्टी की सजा और इसका मुंसफ है निहाल हाशमी और समर अब्बास। जाए, कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं, मुझे ना छेड़े, मैंने सारी उम्र यहां कवरेज की है। लेकिन अब हाँ भी इस्लामाबाद बदकिस्मती है, इमरान खान ने बेपनाह वादे किए, इमरान खान ने बेपनाह वादे किए कि 2 नहीं 1 कानून होगा, बदकिस्मती नहीं हो सका, ये कड़वा सच है। महंगाई बेशुमार हुई, ये कड़वा सच है। करप्शन उसी तरह जा रही है, ये कड़वा सच है। इन्होंने कहा था महकमों में इस्लाहत लाऊंगा, नहीं आ सकी। फिर अकबर सदाकतवादी मुझे गाली ना दें तो यार मेरे भाई साफियों पे ना टूटा करे, हमारे लिए अब सारे काबिल-ए-तराना हुकूमतें आपने करनी है, सियासत आपने करनी है, लेकिन हम जो देखेंगे उसकी निशानदेही करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इमरान खान को पीडीएम में आज भी कह रहा हूं नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 11 जमातें बनी, 1111 दफा हुकूमत भेजने की तारीख दी। मरियम साहबा के कम से कम 100 ज्यादा बयानात मेरे पास रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये वो चीजें। और मौलाना साहब ने अक्टूबर देखना नसीब नहीं होगा, दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, हुकूमत जब जाएगी अपनी नाअहली की वजह से, अपनी मिसकमिटमेंट की वजह से, आसमान को छूती हुई महंगाई की वजह से और जिगर चीरती हुई करप्शन की वजह से। क्या आज तो वो आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे, मैं तो याद कर रहे हो गया, वो खान साहब तो कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं आज कि हम तो करप्शन याद कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ। भट्टी साहब तुम कह रहे हो कि करप्शन दिवा तो जान, मैं कह रहा हूं भाई, मैं एक जर्नलिस्ट के ये कह रहा हूं, इस वक्त सबसे ज्यादा करप्शन के सबूत वजीर आजम को पंजाब की तरफ से उन्हीं के इदारों ने भेजी है, उन्हें के वो शो बता दें। चलो मुआहदा तो नहीं बताना, यही बता दें, फिर मैं भी बता दूंगा कि आज भी डीजी के पास किसकी फाइल पड़ी है। खुद मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा गरीबों से जेलें भरी हुई है, अमीर जेल में नहीं जाते। 3.25 साल बाद कोई वजीर आजम को ये कहना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए मैंने 3.25 सालों में गरीबों को जेल से निकाल के अमीरों में डाला। 3.25 साल से वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वजीर आजम पीटीआई नहीं है। ये बयान उनके खिलाफ जा रहा है, उन्हें नहीं अंदाजा कि वो क्या कह रहे हैं। मेरी सबर आप बताएं ना, एक वजीर आजम ये फरमाए कि कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे 3.25 साल में एक कब्जा माफिया के खिलाफ बताएं जो इन्होंने कार्रवाई की। भट्टी साहब माफिया तो मजबूत हो गया, बुहारी पिंडी माफिया तो मजबूत हुआ है, को बहुत ज्यादा जानते हैं, माफिया तो मजबूत हो गया। यही चीनी माफिया, फलां माफिया, सदाकत बुहारी मेरे पर नहीं। ओ यार गंदम माफिया, चीनी माफिया, कब्जा माफिया, लैंड माफिया, ट्रांसफर अरब की जो खाली सरकारी जमीन उस्मान बुज़दाद ने रिकवर कराई है, भट्टी साहब कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है। सदाकत साहब क्यों माफिया को आप शिकस्त दे पा रहे? जमीन सिर्फ पंजाब हुकूमत ने रिकवर कराई है। जी मेरे भाई साहब आप जरा सुन लेना, मेरी उस्मान भी हमें आजाद कर दिया, मैंने कहा है, लेकिन आप अच्छा मैंने सिर्फ एक लफ्ज कहा है,
आप सिर्फ लाहौर के कब्जा ग्रुपों की लिस्ट मंगा ले, सिर्फ लिस्ट मंगा ले, और वो सदाकत अब्बासी अपने हाथों से दिखा दे कौन से वजीर के भाई पे 33 पर्चे हैं कब्जे ग्रुपों के, कब्जे के, कत्ल के, मंशियात के। सिर्फ ये हिम्मत कर ले, वरना फिर मैं अगले प्रोग्राम में ले आऊंगा वो सारी FIR। जी सदाकत साहब, आप ले आए ज्यादा बेहतर है ना, आपका काम है। मैं आपको वो बता सकता हूं जो हमारी अचीवमेंट है, और इस दौर में काम है तो आपका मैंडेट है, आपको मैंडेट दिया गया है करप्शन के खात्मे के लिए। 10 बंदों की बता सकता हूं अपने जिले के हवाले से, जहां लोगों की जो सरकारी जमीन जो काबिज थे वो रिकवर कराई है इस हुकूमत ने। लाहौर के कब्जा ग्रुपों का आपको पता है, बड़े जो सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है जिनका पूरे मीडिया में खबरें थी, जिनकी जमीन रिकवर करके उसको सरकार के हवाले की, पिंडी में एक बड़े सदाकत अब्बासी सिर्फ एक रिक्वेस्ट इसके बाद नहीं करूंगा आपके मौक़िफ़ जी। अच्छा सदाकत बुहारी एक तो कब्जा ग्रुप सदाकत अब्बासी साहब है जी, आपने उनको जुल्फी बुखारी के साथ मिक्स कर दिया जी, क्या कर रहे हैं सर? नहीं समर अब्बासी साहब, सदाकत बुहारी एक सवाल, भट्टी साहब क्या कर रहे हैं? किन किन कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं? कोई नाम ही बता देना सदाकत अब्बासी, मुझे इतनी तो हम फेवर कर दे यार। पिंडी के कौन कौन से बड़े कब्जा ग्रुप इस वक्त कैद में है? कब्जा ग्रुप और जो है कब्जा ग्रुप वो पता है जो शेरों के आगे इंसानों को डाल देते थे। हाँ, लाहौर में जो खोखर ब्रादरान के साथ हुआ, आप उसकी लाहौर आपको लाहौर की बताता हूँ, वो जो सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है वो जो खोखर ब्रादरान है। चले एक उनके पास खोखर ब्रादरान का नाम है लाहौर के। मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है जी फवाद चौधरी साहब वाला मामला है। उन्होंने आज शिरकत नहीं की वहाँ पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, क्या उनका मौक़िफ़ ठीक था कि मियां नवाज शरीफ को खिताब नहीं कराना चाहिए था? वहाँ पे बातों की ब्रेक पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक शो नाज़रीन। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब इन्वाइटेड थे। उन्होंने इस वजह से माजरत कर ली कि मियां नवाज शरीफ का खिताब क्यों करवाया जा रहा है एक मफरूर का, ये रियासत की हुकूमत की तौहीन है। तो भट्टी साहब ठीक स्टैंड लिया फवाद चौधरी साहब ने? वो कह रहे जजेस भी आए, उन्होंने खिताब किया, वहाँ पे एक मफरूर से आप इख्तितामी खिताब करा रहे हैं 40 सेकंड में। देखें समर, मैं और आप जर्नलिस्ट है, मैं और हम जर्नलिस्ट हैं, हम कोई बात करें तो हमें कंटेम्प्ट में अंदर दे देते हैं। हमें कहते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं दिखानी, ठीक है हुक्म है। तो क्या उधर अपोजिशन सारी जमातें हैं, वुकला है, वुकला के नाम पर एक इश्तिहारी मुजरम उसकी तकरीर दिखाना जरूरी है, तो फिर हम मुझे और आप पे कंटेम्प्ट क्यों करते हैं? ठीक, चौधरी को चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मेरा ख्याल है। ठीक सदाकत साहब को कार्रवाई करेंगे फिर कोई इस पे, या उनका ना जाना ही कार्रवाई समझा जाए फवाद साहब का एहतजाजन? देखिए ये तो इखलाकियात का जनाजा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और साबिक चीफ जस्टिस आके तकरीर करें और मुल्क को आइन और कानून की डगर पे चलाने की बात करें, और एक 3 दफा का वजीर आजम जो अदालतों से भागा हुआ हो, अदालतों को मुंह चढ़ा रहा हो, यहाँ से यानी उसको इश्तिहारी हो और वो उठ के तकरीरें करे, उससे ठीक स्टैंड लिया फवाद चौधरी साहब ने। ठीक का जनाजा है। हाशमी साहब, ऐसे आइन और कानून के साथ मजाक है जो इस तरह के इवेंट्स करते हैं। ठीक है, चले 2 दफा सोचना चाहिए। हाशमी साहब क्यों यानी कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान तो आ नहीं रहे, वहाँ से बैठ के जुडिशरी के हवाले से लेक्चर दे रहे हैं, उसी जिस जुडिशरी के वो यहाँ से मफरूर हैं? समर देखें, एक तो फवाद चौधरी साहब उनकी कोई हैसियत नहीं है, मुख्तलिफ जमातों में रहे, छिपिद्दी न छिपिद्दी का शुरवा, कहाँ नवाज शरीफ, कहाँ गंगू राजा भोग, नवाज शरीफ पाकिस्तान के लोग सुनना चाहते हैं, अपना लीडर मानते हैं, उसके पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट डाला और वो मफरूर नहीं है। तो आ जाए ना यहाँ के तकरीरें सुनाएं, उनको भागे में क्यों है? ये ऑर्डर है कि जब उनके डॉक्टर मुतमईन हो जाए वो वापस आए, और डॉक्टर भी लगता है सियासी और ठीक है। चले बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।